आज से कुछ दिनों तक हम आपका साक्षात्कार कराने जा रहे हैं भारत के अपने दर्शन से, यानी एकात्म मानव दर्शन से। भारतीय संस्कृति के विभिन्न आयामों का कुल जोड़ है एकात्म मानव दर्शन। वो सनातन भारत का आईना है, उसकी विशिष्टताओं का, उसके अध्यात्म का, उसकी कर्मशीलता का, प्रकृति से उसकी एकात्मता का, भारत के अर्थशास्त्र का, उसके समाजशास्त्र का, उसकी विविधता को एक रूपता में पिरोने वाला सूत्र है एकात्म मानव दर्शन। आज हम एकात्म मानव दर्शन के पर्यावरणीय पक्ष को समझने का प्रयास करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पर्यावरण को पूरी सृष्टि से एकात्म माना। वास्तव में उन्होंने पर्यावरण पर एक अलग विषय के रूप में विचार करने से ही इनकार किया। उनकी नजर में पर्यावरण भारतीय चिंतन और जीवन शैली में इस तरह रचा बसा हुआ है जैसे शरीर में आत्मा। उन्हें अलग अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। मन स्वयं उसमें रम जाता है और फिर बुद्धि भी सहज रूप में ही उसका अनुसरण करने लगती है। अनादिकाल से ही भारत में पर्यावरण जीवन पद्धति का हिस्सा रहा। इसके लिए अलग से कोई पाठ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि प्रकृति से प्रेम व उसके प्रति सम्मान ही बाकी जीवन मूल्यों का अधिष्ठान रहा। वेद, उपनिषद, पौराणिक कथाएं, इतिहास, पंचतंत्र की कहानियां सभी पर्यावरण का पाठ पढ़ाती रही हैं। बचपन से ही पेड़ों के झुरमुट में चढ़ते उतरते हुए ही बच्चे उनसे प्यार करना सीख जाते थे। मिट्टी से खेलते खेलते उसके गुण और स्वभाव समझ जाया करते थे। छलांग लगाने से ही वो पानी की गहराई माप लेते थे। सचमुच वो उनका सम्मान करना सीख जाते थे। लिखित कानून नहीं थे, मंत्रालय नहीं था, लेकिन मंत्र था। मंत्र मन में लिखा जाता है, कागज पर नहीं होता। मैं छोटी थी, शायद 12-13 साल 14 साल, जब सबसे पहली बार मैं पेड़ पर चढ़ करके वहाँ से पत्ती गाय भैंस को खिलाने के लिए पत्ती काटने वाली थी, तो मेरी दादी ने मुझे कहा कि तुम्हारे हाथ में हंसिया है ना, इसको अपने पीछे रखो, पेड़ नहीं देखे इसको, उसको पीछे रखो, और फिर हाथ जोड़ के पेड़ से कहो कि मेरे हाथ और पाँव का पाप माफ करना। कितनी बढ़िया चीजें उस समय में थी, जो प्रकृति के साथ एक ऐसा लगता था जैसे वो और हम जीवित एक साथ रह रहे हैं। आज अगर जंगल बचा है तो लोगों के कारण, वनग्रामों के कारण, जो जंगल में बसते हैं उनके प्यार के कारण, और इसलिए ये जनसहभागिता हर क्षेत्र में चाहिए। हम देशवासियों के लिए पर्यावरण उत्सव था, आज भी है। जैसे नदियों के किनारे इकट्ठा होना, नदियों से बातचीत करना, नदी में दीपदान करना, उनकी आरती उतारना, सूर्य और चंद्रमा को अर्घ्य चढ़ाना, पेड़ों को श्रद्धा के साथ जल चढ़ाना, पर्वतों की यात्रा कर उनके साथ तारतम्य बनाना, ये सब बातें हम अनायास ही करते जाते हैं। ऐसा करके हम प्रकृति के साथ स्वयं को एकात्म कर रहे होते हैं। Every day there are various rituals that reorient people to kind of the deeper meaning of water and their relationship with it. I also think it's incredible that the festival has gathered so many representatives from different watersheds. लेकिन तथाकथित विकास की होड़ में हम प्रकृति का शोषण करने लगे हैं। नदियों से संवाद करते हुए हम उनसे कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं।
स्वाभाविक रूप से नदी के सन्मुख जब व्यक्ति बैठता है तो उसके मन में कई प्रकार के प्रश्न निर्माण होते हैं और होने भी चाहिए, और उसने नदी को कुछ प्रश्न पूछने चाहिए। लेकिन नदी भी मुझे कुछ प्रश्न पूछना चाहती है और उन प्रश्नों को भी सुनने का मन सामने बैठने के बाद स्वाभाविक रूप से मन बनना चाहिए। प्रकृति माँ है और उसका दुग्ध पान करते करते अब हम रक्त पान करने लगे हैं। ये प्रवृत्ति आज सभी बड़े बड़े विकसित देशों में नजर आ रही है। अपने इस बर्ताव के कारण ही दुनिया की एक बड़ी आबादी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं से जूझ रही है। दीनदयाल जी ने काफी पहले ही इन समस्याओं की ओर संकेत करते हुए पर्यावरण और स्वावलंबन की दृष्टि से स्थायी विकास में संतुलन पर जोर दिया था। आज दुनिया भर के देश इसी तालमेल की कमी से जूझ रहे हैं। कुछ बातें छोटी बड़ी जो नुकसानदेह बातें हैं वो आज अपने छोटे स्वार्थ का पोषण कर रही होगी, तो भी जैसे प्रधानमंत्री ने अभी बात की, क्लाइमेट जस्टिस की बात करनी चाहिए। मुझे लगता है उनका मंतव्य यही रहा होगा कि ये क्लाइमेट का संकट अगर टालना है तो बातें तो हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन किसी किसी को कुछ कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो न्याय के आधार पर इसका विचार करेंगे तो हमारा इतना ही रहेगा, ये मान्य करके चलना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि इसके पीछे वो एकात्म मार्गदर्शन की दृष्टि है। वो ऑक्सीजन हमें देती है, तो ये तो एक संतुलन प्रकृति ने अपने आप बनाया था। लेकिन जब इसकी क्षमता से भी जब ज़्यादा उत्सर्जन होने लगा, तब पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हुई। आज 0.8 ये अगर तापमान सेल्सियस डिग्री बढ़ा है दुनिया का पिछले 100 सालों में, तो 150 सालों में, तो ये 150 साल जो औद्योगिक क्रांति के बाद जिस तरह से प्रदूषण हुआ और जिस तरह से कार्बन का उत्सर्जन हुआ, उससे ये हुआ। तो ये लड़ाई ग्रीड और नीड की है। वैल्यू फ्रेमवर्क न्यूट्रल नहीं हो सकता कि सिद्धांतों से दूर, सामाजिक विकास की हमारा एक परिकल्पना से दूर, स्वतंत्र और स्थायी विकास की जो हमारी परिकल्पना है उससे दूर और उससे स्वतंत्र टेक्नोलॉजी अपनी दिशा में चलती रहे और समाज स्थायी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ती रहेगी, ये संभावना संभव नहीं है। महात्मा गांधी बार बार कहा करते थे, धरती के पास इतना तो है कि वो सभी की जरूरतों को पूरा कर सकती है, लेकिन इतना नहीं कि वो मानव जाति के लालच को पूरा कर सके। दीनदयाल जी कहते थे कि हम प्रकृति का दोहन कर सकते हैं, उसका शोषण नहीं। दोनों ही भारतीय चिंतन धारा से उपजी चिंताओं को अभिव्यक्त कर रहे होते थे। इसका मूल कारण है उपभोक्तावाद। इसलिए दीनदयाल जी ने और गांधी जी ने दोनों ने यह समझाया था, और भारतीय चिंतन परंपरा और व्यवहार में ही है, उपभोग पर संयम रखना चाहिए। इससे मुझे ऐसा लगता है दीनदयाल जी का विचार आज के जमाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी विचार है। शोषण और दोहन, इनके बीच का जो मूल अंतर है वही भारतीय जीवन शैली का मर्म है। पर्यावरण का ये संकट पैदा ही इसलिए हुआ क्योंकि हमने ऐसे अर्थशास्त्र को अपनाया जो दुनिया भर को अपनी संपत्ति समझता है, ऐसी संपत्ति जिसका हम उपयोग कर सकते हैं और चाहने पर दुरुपयोग भी। महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार लिखा था, पश्चिम इस बात में गर्व अनुभव करता है कि वो प्रकृति को वश में कर रहा है। अब ईसा के 2000 साल बाद पोप ने भी यह स्वीकार किया है कि भगवान ने हमें दुनिया पर प्रभुत्व स्थापित करने का अधिकार नहीं दिया था। पश्चिम अभी तक इसी अधिष्ठान पर टिका हुआ था। पश्चिम के लोग प्रकृति का शोषण करके ही विकास करने में और सभ्यता करने में विश्वास करते हैं, परंतु दीनदयाल जी ने समझाया, हम तो धरती माता कहते हैं, हम तो गाय माता कहते हैं, हम तो तुलसी माता कहते हैं, हम तो पेड़ देवता कहते हैं। तो सब में वो दृष्टि हमारे मातृत्व की है, माता का शोषण नहीं किया जाता।
माता का अपने आवश्यक वस्तुओं प्राप्त करने के लिए उसका दोहन करते हैं। तो प्रकृति के प्रति भी यही दृष्टिकोण रख करके अगर हमने टेक्निक, टेक्नोलॉजी, व्यवस्थाएं बनाई तो पर्यावरण का संकट नहीं आएगा। पश्चिम ने मनुष्य की स्वतंत्रता को जो अर्थ दिया, उसने भोगवाद की संस्कृति को जन्म दिया। ऐसा कहा कि अधिक से अधिक उपभोग करो, फिर वो विकृति की ओर बढ़ती चली जाती है। यानी ग्रीड इज गुड से ब्राइब इज गुड तक का सफर। उसको हमने औद्योगिक क्रांति माना, उसको हमने एक नई जीवन शैली माना, उसको हमने प्रगति माना, उसको हमने ये माना कि ये विकास के मानक हैं। वो सारे मानक वस्तुतः विनाश के मानक थे। शिक्षा, समृद्धि, स्वास्थ्य, इसके लिए जो एक संतुलित विकास की आवश्यकता थी, वह मार्ग बहुत पीछे छूट गया और एक अतिरंजित विकास का मार्ग हमने स्वीकार कर लिया। वही समस्या का मूल कारण। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि प्रकृति के साथ संतुलन का विचार हमारी सभ्यता, हमारे चिंतन और हमारे धर्म का अभिन्न हिस्सा रहा है। वास्तव में कंज्यूमरिज्म और कैपिटलिज्म हो या सोशलिज्म, इनमें से कोई भी प्रकृति से संतुलन की बात नहीं करता। लेकिन भारतीय सनातन परंपरा में हमारे सभी वेद, पुराण, उपनिषदों में प्रकृति के साथ संतुलन की बात बार बार कही गई है। और यही खूबी है भारतीय सभ्यता और संस्कृति की। मैं एक व्यक्ति हूँ, व्यष्टि हूँ, लेकिन मैं अकेला तो नहीं हूँ। मैं कहाँ से आया? तो मैं आया तो समष्टि से। जब तक दो नहीं होंगे मेरा जन्म नहीं हो सकता। और वो दो भी तब होंगे जब एक एक व्यष्टि होगा। तो व्यष्टि से समष्टि और समष्टि से व्यष्टि, ये अन्योन्याश्रित हो गए। इनमें अंतर विरोध नहीं है। मगर समष्टि क्या खाएगी नहीं, पिएगी नहीं, क्या नहीं करेगी? तो उसके सामने एक निसर्ग है जिसमें उसकी आवश्यकता है। फल है, फूल है, नदियाँ हैं, नाले हैं। तो एक सृष्टि है, व्यष्टि है, समष्टि है और सृष्टि है। इस सृष्टि में सारा पर्यावरण है। पर्यावरण के विनाश का मतलब है हम सबका विनाश। प्रकृति से हमें पोषण मिलता है। मैं अकेला तो नहीं सारी प्रकृति का उपभोग करने के लिए। इसलिए हमारा उपभोग पोषण क्षम होना चाहिए, यानी अनुशासन में, प्रकृति को पोषित करने वाला, ताकि सारी समष्टि को उसका हिस्सा मिल सके। कंजम्पशन पर, उपभोग पर संयम रखने की बात आती है इसमें से। अर्थात पर्यावरण को हम एक सीमा से अधिक इसका उपभोग नहीं कर सकते। ये पर्यावरण और मैं चिरंजीवी रहें, मेरे बाद जो आने वाला समाज है उसको भी पर्यावरण उसी स्वस्थ रूप में मिले। भारत की विशालता व विविधता अपने सभी मनुष्यों के चित्त में बसी रही है। इसका उन्हें गर्व भी रहा तो चिंता भी, कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसा राष्ट्र छोड़कर जाएंगे। दीनदयाल जी ने जब जगत गुरु शंकराचार्य शीर्षक से उपन्यास लिखा तो उनके मन में भी यही कल्पना व चिंता थी। तेन त्यक्तेन भुंजीता, उसका त्यागपूर्वक भोग करो। भोग पूर्वक त्याग मत करो, भोग करने के बाद जो बचा है उसका त्याग करो, ये नहीं है। वो कहता है त्याग पूर्वक, पहले लो नहीं, पहले दो तब लो। अर्थात प्रकृति का पोषण होता रहे, रिप्लेनिशमेंट ऑफ द रिसोर्सेज ये होता रहे। जितना लिया है कम से कम उतना तो दें, अगर उससे ज्यादा नहीं दे सकते। उसमें भी लोग एक दिन साइकिल चलाए, अपने वाहन का ठीक तरह से ख्याल रखे, मेंटेनेंस करे, पीयूसी समय पर ले, जो लेन डिसिप्लिन होती है वो उसका पालन करे, कंजस्टेड लेन अवॉइड करे, कम से कम इससे यात्रा करे और साइकिलिंग का ज़्यादा करे तो सेहत भी अच्छी रहेगी। एकात्म मानव दर्शन में पर्यावरण विविधता में एकता का अद्भुत उदाहरण है। भारत दुनिया के उन देशों में से है जिनका विस्तार दूर दूर तक फैला है। इसीलिए उसकी विविधता भी अद्भुत है। हिमालय इसका मुकुट है तो तीन ओर से सागर इसे अपनी बाहों में समेटे हुए है। पश्चिम में रेगिस्तान है तो मध्य में घने वन। नदियों का जाल तो पूरे भूभाग में ही बिछा हुआ है।
जैविक विविधता के तो क्या कहने। हजारों प्रकार की फसलें, जीव जंतुओं की भिन्न भिन्न प्रजातियां, फिर भी एक राष्ट्र, एक आत्मा। हमारा देश बहुत बड़ा है, उसमें समुद्र है 3 तरफ से, उसमें हिमालय है, उसमें घने जंगल हैं और उसमें नदियां हैं, रेत है। जितने प्रकृति के रूप हैं, उसकी गोदी में खेलने वाला समाज एक था, लेकिन वो जिस जगह विशेष में रहता था उसके हिसाब से अपने पर्यावरण के नियम बनाता था। There were 49,000 crop species, but during last century we have lost almost 80% of the biodiversity. This is mainly because of the urbanization and people moving to cities, constructing big buildings. अगर मेरे काम से मैं पृथ्वी को, प्रकृति को और समाज को तोड़ती हूँ, वो अधर्म है। जब मैं प्रकृति के इकोसिस्टम्स और प्रोसेसेस को जोड़ के रखती हूँ, वो इंटेग्रिटी है। समाज में भी वही इंटेग्रिटी है। इसका मतलब विविधता के द्वारा एक यूनिटी पैदा करने वाला सिविलाइजेशन है हमारा। भारत को विश्व में सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र होने का गौरव प्राप्त है। देश के लगभग 60% भूभाग में खेती बाड़ी हो सकती है, जबकि अन्य बड़े देशों में 20% से ज्यादा भूमि पर कृषि संभव नहीं है। पूरे विश्व के तो सिर्फ 10% भूभाग पर ही खेती संभव है। हम ऐसी संस्कृति में पैदा हुए हैं जिसने 10,000 साल तक जल वायु को बचा के रखा। चाहे वो हमारे रोज के जीवन में जो वैल्यूज आए थे, कैसे हमने कृषि करी, कैसे हमने भोजन किया, कैसे हमने अपने जंगलों को पूज्य माना, अपनी नदियों को माँ माना, देवी माना, इसलिए बचा रहा। देश की एकात्मता और विशिष्टता का रहस्य हिमालय में छिपा है। यूं तो हिमालय कई नदियों का उद्गम है, सिंधु, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि, लेकिन भारत को हिमालय की सबसे बड़ी सौगात है गंगा। गंगा सिर्फ एक नदी ही नहीं, पूरे देश की आत्मा है, जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने चिति कहा। देश की सामूहिक आत्मा। जो गंगा किनारे नहीं रहते, उनके लिए भी उतनी ही पूजनीय है गंगा। किसी भी नदी की बात करें, गंगा तो है ही प्रमुख। इसकी उम्र और हमारी उम्र में बहुत अंतर है। शायद गंगा नाम भी हमने बाद में आके दिया। नदी उससे पहले कुछ करोड़ साल बह चुकी होगी। उसके बाद हम उसकी गोदी में आए तो हमने कहा ये माँ गंगा है। माँ गंगा ने अपना पूरा भूमिका भी वैसी रखी होगी, तभी तो हमारे मुंह से निकला। लेकिन हम माँ से परिचित नहीं थे। माँ की उम्र हमसे करोड़ों साल ज्यादा है। गंगा की विशिष्टता उसके भौतिक व रासायनिक गुणों के कारण ही उसे पूजनीय नहीं बनाती, बल्कि वो देश की आत्मा को भी एक सुर में जोड़ती है। देश भर के कांवड़िए अपनी नदियों का जल लाकर उसमें प्रवाहित करते हैं, तो वो एक संस्कृति के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित कर रहे होते हैं। 500 किलोमीटर तक भी पैदल चलता है जो व्यक्ति, नंगे पैर चल रहा है, और आस्था और विश्वास में प्रामाणिकता इतनी गंगा जल को जमीन पे नहीं रखता, यानी उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर रहा कोई, खुद मॉनिटर है, खुद अपना पेड़ पे लटकाना है, किसी हैंग में रखना उसको। इसलिए उसकी प्रामाणिकता पर, आस्था पर, विश्वास पर कार्य माने अपने किसी प्रकार प्रश्न नहीं हो सकता। भारत में प्रकृति के संतुलन को पंच ज के माध्यम से व्यक्त किया गया है, यानी जन, जल, जंगल, जानवर और जमीन। प्रकृति के सभी संसाधनों के बीच एक स्वस्थ संतुलन। सभी के बीच एक भौतिक ही नहीं, भावनात्मक रिश्ता भी है। जरा सा संतुलन बिगड़ा तो पूरे पर्यावरण का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। जो हमारे समाज के मछुआरे सदस्य होते थे, उनके मन में ये जरूर था कि हम मछलियां निकालते हैं,
पर कितनी निकालें। तो वो अपने जाल की जो जाली होती थी वो उस आकार की बनाते थे कि उसमें बड़ी मछली आए और छोटी मछली निकल जाए। वो क्यों निकले? बढ़कर हमको कल मिलेगी। पंचजय जो है ये सारे आपस में एक दूसरे से बहुत ही निकटता से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सब एक दूसरे के पूरक हैं। पंचजय में जंगल नहीं होंगे तो पूरी जो पर्यावरण है वो पूरा नष्ट हो जाएगा, बरसात नहीं होगी। और आज हम देख रहे हैं कई जगह सूखे की स्थिति, उसका मूल कारण यही जंगल नहीं है। तो जंगल आवश्यक है। जंगल और जन ये भी आपस में इनका संबंध भी इस प्रकार हो एक दूसरे के पूरक हैं। हम मान के चल रहे हैं कि हम पृथ्वी का सत्यानाश कर सकते हैं और तभी भी कुछ आर्थिक व्यवस्था बनी रहेगी। आर्थिक व्यवस्था टिकी हुई है धरती जो हमको देती है, जो मिट्टी देती है, जो पानी देती है, जो हवा देती है, जो जंगल देती है। अगर ये सब नहीं है तो जीवन ही नहीं है, अर्थव्यवस्था क्या। जंगलों के संरक्षण की परंपराएं तो अपने देश में किंवदंती रही हैं। जंगलों को बचाने के लिए न जाने कैसी कैसी कहानियां गढ़ी जाती थीं, लेकिन उनके पीछे भाव तो पर्यावरण को बचाने का ही होता था। अगर मनुष्य बस्ती होगी तो देवराई होगी, यानी ईश्वर के नाम से एक जंगल बनेगा जो कोई काटेगा भी नहीं, जहां चरने के लिए भेजेंगे भी नहीं। तो ये साथ ही साथ मनुष्य और जंगल साथ में रहे, ये पर्यावरण पूरक जीवन शैली है। अब जब दुनिया भर के देश पर्यावरण पर वैश्विक नीति को अंतिम रूप देने के लिए पेरिस में जमा हो रहे हैं, तो यहाँ एकात्म मानव दर्शन की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। देश में अपने उद्यमियों ने ऊर्जा बचाने के भाव से ही आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया है। भारत के प्रस्ताव में तो बढ़ते तापमान को कम करने का संकल्प है ही। दूसरे कई देश भी हमारे दर्शन को स्वीकार कर रहे हैं। आज भी दुनिया के सामने हम प्रखरता से इस पेरिस समझौते के समय ये रखने वाले हैं कि भारतीय जीवन शैली कितनी प्रभावी है जो दुनिया को, क्योंकि अभी एक रिसेंट स्टडी आया है कि अगर अमेरिका का उपभोग हमसे लगभग 10 गुना ज़्यादा है हर क्षेत्र में, और अगर उसी तरह से सभी लोग उपयोग करने लगे 700 करोड़, तो एक पृथ्वी पूरी नहीं पड़ेगी, 6 पृथ्वियाँ। लेकिन पृथ्वियाँ 6 कहाँ से मिलेगी? जिसे हम भारतीय संस्कृति कह रहे हैं, जिसे हम भारतीय जीवन मूल्य कह रहे हैं, ये अपने आप में एक संतुलित विकास की यात्रा, संतुलित विकास का मार्ग है। पर्यावरण एकात्म मानव दर्शन का मर्म है। ये सह अस्तित्व की बात करता है। मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये 5 तत्व हैं पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि। इन 5 में जब असंतुलन पैदा होता है तो व्यक्ति बीमार हो जाता है। अब पंच ज में असंतुलन पैदा होने से हमारा पर्यावरण बिगड़ गया है। इनमें संतुलन ही हमें प्राकृतिक आपदाओं से बचा सकता है, वरना आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। दीनदयाल जी कहते थे कि ये नदी, पहाड़, झरने, जंगल हमें सिर्फ अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिले हैं, बल्कि हमारे बच्चों पर ये हमारी उधारी है। आज संघर्ष क्यों है? एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा क्यों है? एक दूसरे से आपाधापी क्यों है? बुरा व्यवहार क्यों है? एक दूसरे के शोषण क्यों हम करते हैं? हम एक दूसरे को अलग थलग मानते हैं। इसलिए दीनदयाल जी ने कहा, संसार में विविधता रहेगी, विविधता को नष्ट करने की जरूरत नहीं है। विविधता संसार का सत्य और सौंदर्य है।